हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये ऐसी प्रणाली है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अगर आपके पास भी इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए और अपने डाउट्स दूर करिए। मैं गारंटी देती हूँ कि इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रणाली है और इसको समझने में जो बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो इनको कर नहीं पाते। तो आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करने जा रहे हैं कि क्या होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। किसी भी चुनाव में एक प्रतिनिधि चुनने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आप सभी इससे परिचित हैं क्योंकि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव इसी प्रणाली के द्वारा किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रणाली के बारे में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका जो प्रतिपादन है वो टॉमस हेयर ने किया था। उन्होंने इसका जो है प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रतिनिधि का चुनाव में किया था। इसको जो है हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो टॉमस हेयर है, इस हेयर से जो है इस प्रणाली का नाम हेयर प्रणाली रखा। आइए समझते हैं इसकी कार्य प्रणाली। सबसे पहला क्या है कि इस प्रणाली को लागू करने के लिए बड़ा आकार होना चाहिए क्षेत्र का और वहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होने चाहिए चुनाव के अंदर। अगर उसमें कम से कम 3 उम्मीदवार नहीं होते हैं तो वहाँ पर ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तो मतलब कम से कम 3 उम्मीदवार तो इसमें होने ही होने चाहिए। एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत मिले जितने उम्मीदवार हैं। मान लो इस निर्वाचन क्षेत्र में खड़े हो गए 5 उम्मीदवार, तो जितने भी मतदाता वोट डालने वाले हों उनको 5 ही वोट डालने का हक मिलना चाहिए। 10 खड़े हैं तो 10 वोट मिलने का अधिकार होना चाहिए। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो वोट कैसे डालते हैं। फिर क्या है, निर्वाचित होने के लिए कम से कम निश्चित संख्या में मत मिले। एक निश्चित संख्या होती है निर्वाचन के लिए, ठीक है। वो निश्चित संख्या कैसे निकलती है? वो निकलती है निर्वाचित होने के लिए मतों की संख्या कोटा द्वारा निकाली जाती है। मतलब वो निश्चित संख्या एक कोटे के माध्यम से निकलती है और वो कोटा कैसे निकलता है ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार। इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका अर्थ। यदि निर्वाचन में एक से अधिक प्रत्याशी हों, एक से अधिक मान लो 5 प्रत्याशी हैं, ठीक है, तो मतदाताओं को वरीयता क्रम में मतदान देना होता है। किस क्रम में? वरीयता क्रम में। मान लो मैं ही हूँ तो मैं क्या करूँगी, 5 प्रत्याशी हैं, इनमें किसी को जो है मैं पहले नंबर पे रखूँगी, किसी को मैं दूसरे नंबर पे रखूँगी, किसी को मैं तीसरे पे रखूँगी। ऐसे करके मुझे अपने सभी उम्मीदवारों को जो है अपनी वोट देनी है, लेकिन वरीयता के आधार पर देनी है, ठीक है। आगे क्या है कि जो इस प्रणाली के जन्मदाता वो है हैमर। ये थे ब्रिटिश विद्वान, यानी ये ब्रिटेन के थे। इसके जो उपनाम है, इन्हें किन किन नामों से इस प्रणाली को जाना जाता है? इसको एंड्रे सिस्टम, हस्तांतरित प्रणाली और वरीयता प्रणाली के नामों से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के भाग 3 में, कौन से भाग में? 3 में, जहां राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है वहां इस प्रणाली का प्रावधान दिया गया है। अब मैं बताती हूँ कि इसको इन उपनामों से क्यों जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रे सिस्टम की। एंड्रे ने 1956 में डेनमार्क में इसको लागू किया था, इसलिए इसको एंड्रे सिस्टम कहा जाता है। दूसरा क्या है? वरीयता प्रणाली। वरीयता प्रणाली क्यों कहा जाता है कि जो मतदाता हैं वो मत अपनी पसंद की वरीयता से देते हैं। जो मैंने ऊपर बताई कि हम अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार वोट देते हैं। किसको पहले नंबर पे रखना है, किसको 5वें पे रखना है, ये हमारी पसंद के आधार पर होता है। तीसरा है हस्तांतरित। हस्तांतरित क्या होता है कि जो निश्चित कोटा, मैंने अभी बताया था आपको कि एक पहले ही जो निश्चित संख्या होती है जिसे हम कोटे के माध्यम से निकालते हैं, वो जो निश्चित कोटा है वो अगर किसी भी उम्मीदवार को ना मिले, ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो लास्ट का उम्मीदवार है जिसे सबसे कम मत मिले हैं उसकी वोटों को हस्तांतरित कर दिया जाता है ऊपर वाले उम्मीदवारों में, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्यों का चुनाव होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है।
मैंने आपको बताया था न्यूनतम कोटे के बारे में कि कोई भी सदस्य जो है उनको जो मत की एक निश्चित संख्या प्राप्त होनी चाहिए और वो एक कोटे के माध्यम से होती है। तो न्यूनतम कोटा किस प्रकार निकलता है, सबसे पहले बात करते हैं उसके सूत्र की। इसमें क्या होता है कि कुल वेद मत क्या होते हैं, जितने वोट सही रूप से गिरे हैं वो कुल वेद मत बटे में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। मान लो राष्ट्रपति का ही चुनाव है तो निर्वाचित कितने व्यक्ति होंगे, एक होगा, तो यहाँ आ जाएगा एक जमा में एक और इसके भी जमा में एक, ये होता है इसका सूत्र। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण, मान लो वेद मत पड़े 100, उम्मीदवारों की संख्या आप सभी को पता है कि निर्वाचित उम्मीदवार कितने होंगे, एक, ठीक है। तो अब इसको डालते हैं न्यूनतम कोटा के सूत्र में। यहाँ पे आगे कुल वेद मत 100 बटे में निर्वाचित उम्मीदवार एक और जमा में एक मैंने आपको बताया था और यहाँ भी जमा एक, ठीक है। अब ये जो है 100 ऐसे कैसे, एक और एक 2, तो 2 क्या हुआ कि 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 50, 50 जमा 1, तो आंसर कितना आ गया 51। यानी किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 51 जो है मत मिलने ज़रूरी हैं, तो न्यूनतम कोटा हो गया 51। आइए पढ़ लेते हैं अब वोट डालने का तरीका। अब देखिए उम्मीदवार खड़े हैं 4, ठीक है। मैंने आपको बताई थी कि जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे उतने ही एक व्यक्ति को जो वोट डालने का अधिकार मिलेगा। यानी अब मान लो ए है, ए को कितनी वोट डालने का हक है, 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो 4 ही वोट वो डालेगा। तो अब ये क्या चाहता है 4 में से कि जो ए है ये इसको अपनी पहली पसंद यानी अपनी पहली वरीयता बनाना चाहता है, तो इसने अपना पहला वोट दिया ए को, ठीक है। अब ये चाहता है कि अगर ए विजयी ना हो तो दूसरे नंबर पे किसको चाहता है, सी को चाहता है, तो इसने अपनी दूसरी वरीयता किसको दी, सी को दी। अब ये चाहता है कि अगर सी भी ना बने तो फिर बी बने, ठीक है, तो इसने तीसरे नंबर की वरीयता दी बी को और चौथे नंबर पे रखा इसने डी को। तो इस प्रकार सभी मतदाता अपनी अपनी वरीयता के आधार पर अपने अपने उम्मीदवारों को अपनी अपनी पसंद का वोट देते हैं। तो ये था वोट डालने का तरीका। तो आइए देखते हैं कि निर्वाचित कैसे होते हैं और किस प्रकार जो है किन किन लोगों ने अपनी वरीयता किस किस को दी। तो यहाँ पर ए को जो है 52 लोगों ने पहली वरीयता दी, बी को 24 लोगों ने पहली वरीयता दी, सी को 13 लोगों ने पहली वरीयता दी और डी को 11 लोगों ने वरीयता दी। आप सभी को पता है न्यूनतम कोटा कितना चाहिए, 51 चाहिए, तो यहाँ पर इसको मिले हैं 52, तो विजयी कौन हो गया, ए विजयी हो गया, निर्वाचित हो गया। अब देखो आगे हम समझते हैं कि अगर ये 52 यानी ये जो न्यूनतम कोटा है वो किसी को ना मिले तो क्या होगा, तो होगी हस्तांतरित प्रणाली। मैंने आपको बताया था इसको हस्तांतरित प्रणाली भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ए को पहली वरीयता मिली 48 लोगों द्वारा, बी को 26, सी को 15 और डी को 11, तो यहाँ पर किसी को भी जो है न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। अब क्या होगा कि जो लास्ट में सबसे कम जो वरीयता जिसको मिली डी को, अब डी को हटा दिया जाएगा और जिन 11 लोगों ने डी को पहली वरीयता दी अब देखा जाएगा कि उन्होंने दूसरी वरीयता किसको दी। अब देखिए इन 11 लोगों में से ए को दूसरी वरीयता 4 लोगों ने दी, बी को 6 लोगों ने दी और सी को एक व्यक्ति ने दी। तो अब इनके कितने वोट हुए, इनके 52, इनके 32, इनके 16, ठीक है। अब देखिए जो कोटा चाहिए था न्यूनतम कोटा वो 51 का था और ए को मिले 52, तो इस प्रकार 52 होने के बाद ए जो है वो विजयी हो गया, ठीक है। तो ये जो इसकी 11 वोटें थी ये हस्तांतरित कर दी ऊपर सभी को, इसलिए इसको हस्तांतरित प्रणाली भी कहा जाता है। लेकिन एक बात और है कि मान लो इसको हटाने के बाद भी ये वोटें पूरी नहीं होती, कोटा प्राप्त नहीं होता कोई भी उम्मीदवार, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर सी की जो वोटें हैं उनको जो है ऐसे ही इनमें हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे जो है इसका रिजल्ट निकाला जाता है। तो देखिए आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, क्या कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसकी जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। कई बार जो है बच्चे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लिखाते हैं, लेकिन ये पूरा आपको बताना पड़ेगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। आइए अब पढ़ लेते हैं इस प्रणाली के गुण। सबसे पहला गुण क्या है, जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। कैसे मिलती है कि इसके अंदर जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं
जनता को सभी को जो है वरीयता के आधार पर अपने मत देने होते हैं। तो इसके लिए वो क्या करेगा, हर उम्मीदवार के बारे में जानेगा, उसकी पृष्ठभूमि का प्रयास करेगा देखने की कि कौन सा व्यक्ति सही है कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। दूसरा क्या है, मतों का सदुपयोग कैसे होगा कि क्या होता था कि मान लो 2 उम्मीदवार खड़े हैं तो हमें उनमें से एक को अपनी वोट देनी होती थी। अगर वो हार गया तो हमारी वोट गई, खराब हो गई। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारी वोट का सदुपयोग नहीं होता। लेकिन इस प्रणाली के तहत हम क्या करते हैं, अपनी वरीयता देते हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, ऐसे। तो चाहे 3 नंबर वाला ही क्यों ना जीत जाए, हमें ये लगेगा कि हमारी वोट का सदुपयोग हुआ है। तो इस प्रकार जो है मतों का सदुपयोग होता है। तीसरा है मतदाताओं के पास अनेक विकल्प। अब क्या है कि मान लो 5 उम्मीदवार खड़े हैं तो मतदाता के पास 5 विकल्प होते हैं कि वो किसको अपनी पहली वरीयता दे, किसको दूसरी वरीयता दे। यानी उसके पास एक ही विकल्प नहीं है कि बस उसको उसी को वोट देना है। तो इस प्रकार जो है मतदाता के पास अनेक विकल्प हैं। आगे है दलों का महत्व कम हो जाता है। इसमें क्या है कि वरीयता के आधार पर हम क्या देते हैं, अपनी वोट देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हम दल को नहीं देखते, हम उन व्यक्तियों को देखते हैं कि हमें किसको पहली पसंद के आधार पे वोट देना और किसको दूसरी पसंद के आधार पे। तो इस प्रकार जो है दलों का महत्व कम और व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। आगे क्या आता है, अल्पमत को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसमें क्या है कि कई बार किसी भी एरिया में जब उम्मीदवार खड़े होते हैं तो बहुमत वाले व्यक्ति जीत जाते हैं। लेकिन इस प्रणाली में क्या होता है कि अल्पमत वाले जो है अपनी पहली पसंद एक को बना सकते हैं और उनको इस प्रकार उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अब पढ़ते हैं इस प्रणाली के दोष। सबसे पहला है जटिल मतगणना। आपने ऊपर देखा कि किस प्रकार जो है लोग अपनी पसंद के आधार पर वोट देते हैं। उसके बाद क्या होता है, न्यूनतम कोटे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। न्यूनतम कोटा अगर कोई प्राप्त नहीं कर पाता तो हस्तांतरित मत प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी जो मतगणना वो काफ़ी जटिल है। दूसरा है मतदाता और प्रतिनिधि में सीधा संबंध नहीं है। इसमें क्या है कि हमें 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति जितने भी खड़े हुए सबको अपनी वरीयता के आधार पर क्या देनी पड़ती है, मत देना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जिनका हमारे से कोई मतलब नहीं होता और उनसे हमारा कोई सीधा संबंध नहीं होता, फिर भी हमें अपनी वोट का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद आता है अत्यधिक खर्चा। इतनी जटिल मतगणना जो होती है उस पर जो खर्चा है वो भी इतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अत्यधिक खर्च होता है। उसके बाद होता है उपचुनाव के लिए बेकार है। ये प्रणाली जो है उपचुनाव के लिए बेकार है। उपचुनाव ऐसी प्रणाली के माध्यम से नहीं हो सकते। उसके बाद आता है अल्पमत विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। क्या है कि ऐसे क्या है, अल्पमत व्यक्ति एक ही व्यक्ति को अपनी वरीयता सूची में लाके उसे विजयी बना देते हैं। इससे अल्पमत विचारधारा को बढ़ावा मिलता है और ऐसी विचारधारा राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा है, राष्ट्रीयता के लिए खतरा है। आगे हम पढ़ते हैं सूची प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। मतलब ये भी उसी की तरह होती है। यहाँ भी जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एक ही क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। एक ही क्षेत्र से क्या है कि कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे। निर्वाचन का जो आधार है वो व्यक्तिगत ना होकर दलीय होता है। उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत होता था, लेकिन इसमें कैसा होता है, दलीय होता है। उम्मीदवार के वोट जो है उम्मीदवार को ना जाकर दल के वोट माने जाते हैं। विशेष सूची तैयार की जाती है किन के द्वारा, दलों के द्वारा, और उसमें दिए गए उम्मीदवारों को अपनी पसंद के आधार पर वोट देनी होती है। उसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनको अपनी पसंद के आधार पर वोट दी जाती है। आगे क्या है कि जो मतगणना होती है वो जो ऊपर मैंने आपको बताया था उसी आधार पर होती है, लेकिन इसमें मैं बताऊंगी कि सूची प्रणाली में कैसे कैसे चुनाव होता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार ये जो सूची प्रणाली वो कार्य करती है। मान लो ये एरिया है पूरा, यहाँ पर जो है 10 व्यक्ति यानी 10 खंड बने हुए हैं, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि मान लो ये एरिया है तो इसमें से एक व्यक्ति को ही चुना जाना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। इसमें हर दल अलग अलग 10-10 व्यक्तियों की सूची अपने अपने दल के अनुसार बनाएंगे। मान लो ये दल है ए, ये दल है बी, ये दल है सी। ये नहीं देखते कि किस एरिया का आदमी है, कहाँ का है, बस इस एरिया में से 10-10 व्यक्ति अपने खड़े करते हैं, ठीक है। ए ने अपने 10 किए, बी ने अपने किए और सी ने अपने किए, ठीक है। अब एक व्यक्ति को क्या करना है, इन सभी को, मान लो उसको ये दल पसंद है तो ये इन सभी 10 को वोट देगा, ठीक है। और अगर इसको ये पसंद है तो ये इन सभी 10 को वोट देगा। ऐसे करके वोट दी जाती है, किसी पर्सनल को वोट नहीं दी जाती। मान लो इस एरिया में है 1 लाख वोट, ठीक है। तो ए दल को मिले 50,000 वोट, बी दल को मिले
30,000 वोट, सी दल को मिले 20,000 वोट। अब क्या होगा कि इनको जो है 1 लाख से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये आ गया 5/10, यानी 10 में से 5 व्यक्ति कौन से दल के आए, ए दल के आए। ऐसे ही जो है ये 30,000 इसको मिले थे, इसको डिवाइड किया 3/10 आए, यानी 10 में से 3 आदमी बी दल के बने। ऐसे ही फिर ये है कि इसमें इसको मिले 20,000 वोट, इसको डिवाइड किया 2/10 आ गया। तो मतलब क्या है कि इस दल के कितने व्यक्ति बने, 2 व्यक्ति बने। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि आमतौर पर एक एरिया से एक व्यक्ति बनना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हुआ, दलों के आधार पर वोटों का जो है मूल्यांकन हुआ। इसमें क्या हुआ कि पूरे दल को वोटें मिली, ना कि किसी एक व्यक्ति को मिली। ठीक है, इस प्रकार क्या है कि इसमें नॉर्मली अगर हम देखें तो एक एरिया में एक व्यक्ति बन के कुल कितने बनते, 10 बनते, लेकिन यहाँ पर क्या बने तो 10 ही हैं, लेकिन दलों के आधार पर बने, व्यक्तिगत आधार पर नहीं बने। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।